गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर में पोक्सो एक्ट एवं मोटर वाहन दुर्घटना वाद पर एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन। गिरिडीह में शनिवार 3 अगस्त 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर में पोक्सो एक्ट 2012 एवं मोटर वाहन दुर्घटनावाद से संबंधित मामलों को लेकर एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम माननीय झालसा राज्य के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह श्री मार्तंड प्रताप मिश्रा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मिश्रा, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री धनंजय कुमार, एडीजे प्रथम श्री मनोज कुमार झा, उपायुक्त श्री राम निवास यादव, अधिवक्ता संघ सचिव श्री चुन्नू कांत एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने संयुक्त रूप से किया। प्रधान जिला जज श्री मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाया जा सकता है। उपायुक्त श्री यादव ने वर्कशॉप को पुलिस, डॉक्टर, अधिवक्ताओं के लिए अत्यंत उपयोगी बताया और निर्देशों के अनुपालन पर जोर दिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने संवेदनशीलता और कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। तकनीकी सत्र में एडीजे राजेश कुमार बग्गा, हरिओम कुमार, विशाल कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी सुश्री रीमा कुमारी एवं डीएसपी कौसर अली ने विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। संचालन न्यायिक दंडाधिकारी सुश्री स्मृति त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, अधिवक्ता एवं न्यायिक कर्मी उपस्थित रहे। मंचासीन इस न्याय मंडल के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंच पर हम लोगों के बीच इस जिले के लोकप्रिय उपायुक्त महोदय, यहाँ के लोकप्रिय पुलिस कप्तान महोदय, डैश पर हम लोगों के बीच इस न्याय मंडल के फैमिली जज साहब, डैश पर हम लोगों के बीच इस न्याय मंडल के जिला जज वन साहब, इस न्याय मंडल के तमाम अधिकारी, डिफेंस विभाग से आए हुए अधिकारी, पार्टिसिपेंट्स, हमारे अधिवक्ता साथी। निश्चित रूप से इस तरह के कार्यशाला से हम लोग हर दिन कुछ न कुछ सीखते हैं और ज्ञानवर्धन होता है। हम अपने अधिवक्ताओं से एक जरूर निवेदन करना चाहते हैं, कई मौके पर हम उनसे आग्रह भी किए और बताते हैं कि एक अधिवक्ता जो होता है वो सोशल इंजीनियर होता है। समाज को अगर कोई सबसे अधिक नज़दीक से देखता है तो अन्य संस्थाओं की तरह अधिवक्ता भी समाज को सबसे नज़दीक से देखता है। कानून जो भी बने, कानून की अवधारणा, उसका स्पिरिट जो भी हो, उसके मूल में ये होता है कि सोसाइटी, हमारा जो समाज है वो सकारात्मक तरीके से, अच्छे तरीके से कैसे आगे बढ़ेगा, यही कानून की अवधारणा है। लोग सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें, संरक्षित हों, विकसित हों, यही किसी न किसी समाज में जो भी व्यवस्थाएं हैं, आज उसको हम कानून का रूप में, जब ये कंसेप्ट नहीं था। मोटर व्हीकल से एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंटल डेथ होता है, सही चीज़ को गलत साबित करके, और ये कहा जाता है कि मेरे पास कुछ फंड नहीं है और गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, और उसका अगर डिग्री हो जाता है तो उस संबंध में क्या होना चाहिए? अगर जो क्लेम देने वाला है ना, इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है और जो जिस पर हुआ एक्सीडेंटल का क्लेम हुआ है, अगर वो डिनाई कर जाए कि मेरे पास कुछ नहीं, तो उस संबंध में क्या होता है? मोटर एक्सीडेंट के क्लेम केसेज में दो पहलू को ध्यान रखा जाता है। अगर गाड़ी इंश्योर्ड है तो क्लेमेंट को इंश्योर्ड कंपनी की तरफ से कंपनसेशन दिया जाता है, और अगर गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है या इंश्योरेंस फेल है तो ऐसे कंडीशन में गाड़ी के जो ऑनर है, ऑफेंडिंग व्हीकल का जो ऑनर है, उनकी लायबिलिटी है वो कंपनसेशन देगी। जहाँ तक आपका सवाल है कि उनके पास, वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो केवल ये कह देना कि कुछ नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है, जब तक कि वो अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर ना करा ले। दिवालिया डिक्लेयर जब तक नहीं होते हैं तब तक उनके प्रॉपर्टी से जो कंपनसेशन अमाउंट कोर्ट के द्वारा दिया गया है, निर्धारित किया गया है, उसका वसूली किया जाएगा। कानूनी पहलू यही है। तो इसके लिए क्या प्रावधान है कि जैसे अगर उसकी ज़मीन जायदाद है तो उसको नॉलेज कैसे मिलेगा, या कोर्ट को कैसे जानकारी मिलेगा इस संबंध में? जितना अमाउंट का कंपनसेशन निर्धारण किया गया है, उतना अमाउंट तक उस व्यक्ति के प्रॉपर्टी को अटैच करके वसूली किया जाएगा। अटैच करने की प्रक्रिया सीआरपीसी में दिया हुआ है, जिसके तहत कोर्ट जो है वो अटैच की प्रक्रिया करेगी। समान रूप से
अगर अस्थावर संपत्ति है तो सीओ साहब से रिपोर्ट मांगा जाता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पे कितना अस्थावर संपत्ति है, फिर उससे आगे की प्रक्रिया होती है अटैचमेंट की। तो जो चल अचल संपत्ति है उसके लिए जो सीओ साहब को जो दिया जाएगा तो कोर्ट नोटिस देगी या फिर जो जिसने केस किया है वो उसको सूचना देगा? जो क्लेमेंट है, जो केस किए हैं, वो भी सूचना दे सकते हैं, लेकिन उसके सूचना के आधार पर ही केवल कोर्ट आगे नहीं बढ़ती है। कोर्ट अपने स्तर से भी कंसर्न सीओ से रिपोर्ट मांगती है अस्थावर संपत्ति के संबंध में। सीओ के पास जो जिसने केस किया है वो पूछेगा कि नहीं हमें जब कोर्ट से लेटर आएगा तब मैं इसका जानकारी दूंगा, तो इस संबंध में क्या होगा? तो सीओ साहब अगर बोलते हैं तो जी कोर्ट से उनके पास जाता है, नोटिस जाता है। डायरेक्शन पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक के तौर पे प्रिंसिपल एंड सेशन जज, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, सेक्रेटरी बार एसोसिएशन गिरिडीह, अदर रेस्पेक्टेड जजेस, जिला प्रशासन से पधारे तमाम वरीय पदाधिकारी, अधिवक्ता साथी जो सभी कोर्ट्स में अगुवाई करते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, आप सभी का और साथ ही साथ मीडिया के बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं, आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल ऐसे प्रोग्राम्स में रहता है। मैं आपका भी तहे दिल से इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक नाजुक पहलू है हमारी सोसाइटी का, जो जिस विषय पे आज हम बात करने जा रहे हैं। पोस्को एक्ट लाया गया और इसका लाने का जो मकसद है, स्पिरिट इसके बिहाइंड है। हम लोग हमेशा बात करते हैं किसी भी कानून और एक्ट जब आता है उसका स्पिरिट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका इस एक्ट का लाने का उद्देश्य, क्योंकि चाइल्ड राइट्स की तो हमने बहुत सारे पहले भी बहुत सारे अधिनियम भी थे, सर्कुलेशंस भी है, नियमावली भी है, विभिन्न प्रकार से बच्चे को क्या क्या अधिकार है, उसको कैसे उसके अधिकार को सुनिश्चित किया जाए, बहुत सारे मैकेनिज्म्स थे हम लोग के यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा भी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चाइल्ड वेलफेयर का एक अलग से डिपार्टमेंट है, चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट अलग से डिपार्टमेंट है, वो सारी योजनाएं भी डिपार्टमेंट चलाई जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाजुक पहलू जिसके लिए अलग से पोस्को एक्ट बनाया गया। इस एक्ट में मेनली जो बच्चे छोटे हैं उनके साथ होने वाले एक्सप्लॉयटेशन को कैसे रोका जाए समाज में, क्योंकि डिफरेंट कोर्ट्स का भी ये मानना था और कुछ सामाजिक संस्थाओं का भी ये एनालिसिस निकल के आया कि छोटे बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन समाज में जो उनके क्लोज रिलेटिव है उनके द्वारा किया जाता। तो कहीं ना कहीं हमको अपने समाज में पुनः इस एनालिसिस को, इसको देखने के बाद में सोचने की आवश्यकता पड़ी और पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया। बहुत ही आई थिंक अच्छा एक्ट है। इसके माध्यम से जो भी इन ऐसी चीज़ों में एक्सप्लॉयटेशन और क्रिमिनल एक्ट में जो लोग इसमें शामिल रहते हैं उनको कोर्ट्स के द्वारा सजा दी जाती है, पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। लेकिन पुणे में आपको कह रहा हूँ, जैसे मैं कई बार जो हम लोग का CWC और चाइल्ड जो कोर्ट्स हैं उनके जो लोग आते हैं उनका बैठक करता हूँ। जैसे कुछ बच्चों को हम लोग रेस्क्यू करके लाते हैं या कुछ बच्चों को हम लोग फॉस्टर स्कीम में पैसा देते हैं। उन बच्चों के बारे में मैं कभी कभी जानने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक ही मानना रहता है कि जब किसी बच्चे का अनाथ बच्चा है उसको हम फॉस्टर स्कीम में पैसा दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा ही उसके लिए एक एक्सप्लॉयटेशन का माध्यम बन जाए। क्योंकि बहुत सारे केसेस से मैंने देखा कि बच्चे को ले जाकर उसका पैसा कोई और नहीं करवा रहा है। तो इस प्रकार हमेशा ये सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, लेकिन फिर भी देयर आर नोट ऑफ इंसिडेंसेस जिसमें ऐसी घटनाएं होती हैं। बहुत बार आजकल एक नया भी चल रहा है स्कूल्स में भी कि टीचर ने कुछ किया, जो हम लोग कहते हैं सॉफ्ट टच और हार्ड टच, वो भी बच्चों को बताने की जरूरत है क्योंकि बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि व्हाट इज सॉफ्ट टच एंड व्हाट इज हार्ड टच। कुछ स्कूल्स का भी इशू जाता है, हम लोग उसमें भी हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं और ऐसा नहीं हो, ऐसा रिपीट ना हो, वो करने की भी हम लोग कोशिश करते हैं। इस महत्वपूर्ण नाजुक पहलू में
डिपार्टमेंट्स का भी बहुत अच्छा रोल है, पुलिस में तो आई थिंक अलग से एक शाखा ही बनाई गई है इसके लिए, ASTU के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला। तो मैक्सिमम उसमें बाकी चीज़ें तो महिलाएं तो रहती है, पर उसमें बच्चे भी रहते हैं, बहुत बार बहुत छोटे बच्चे भी ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं। साथ ही साथ समाज में ये छोटा बच्चा जो है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, ये उसकी अपनी सोचने की समझने की क्षमता तो रहती नहीं। अल्योरमेंट्स, आप उसको टॉफी दीजिएगा, आप उसको कुछ और दीजिएगा, कुछ भी अल्योरमेंट दीजिएगा, 12-13 साल की बच्ची को आज की डेट में बहुत सारे केसेस में देखे मोबाइल का अल्योरमेंट देते हैं, आपको मोबाइल दिलाते हैं, उसके बाद में दे आर डूइंग मैनी थिंग्स, आपको भी पता है। तो उस सबको रोकने की आवश्यकता है और उसी को रोकने के लिए पोस्को एक्ट लाया गया है। तमाम यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सर्जन है, आप लोग का रहता है कि मेडिकल उसका टाइम पे हो जाए और मेडिकल ऐसे वातावरण में हो, क्योंकि कोर्ट्स का ये भी जजमेंट है कि हम लोग को एक बच्चे को बच्चा फ्रेंडली वातावरण देने के बाद उसका मेडिकल हो। तो वो सारी चीज़ें बहुत कहने के लिए बहुत मतलब ये है, लेकिन बहुत नाजुक होता है। वो बच्चा अपनी पूरी बात कह नहीं पाता जब तक उस एनवायरनमेंट में वो आता नहीं है। उसका जब काउंसलिंग हम लोग करते हैं उसके लिए भी अलग से हम लोगों ने एक शाखा बनी हुई है, उसमें भी एक टीम बनी हुई है, वो सारे लोग उसको काउंसलिंग करते हैं। उन्हें वो लड़का बहुत बार ऐसा भी होता है